अच्छा जी, तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा डिस्कवरी ऑफ एक्स रेज। एक्स रेज के बारे में कैसे पता चलता है। एक्स रेज की डिस्कवरी पढ़ाई तो नहीं है ना वैसे तुम लोग को अभी तक मैंने? बोलो जल्दी। नो सर। ठीक है। अच्छा जी, एक साइंटिस्ट थे रोहिंजन नाम के, और उन्होंने एक्स रेज को डिस्कवर किया। अच्छा, एक्स रेज को डिस्कवर करने के लिए जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, दैट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्किंग जो भी इनकी है वो कैथोड रे वाली ही है। तो लेट्स सी। ही टुक, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब। ही टुक डिस्चार्ज ट्यूब फॉर एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब लिया। अब डिस्चार्ज ट्यूब की कंस्ट्रक्शन से आप लोग वाकिफ़ हैं, आप लोगों को पहले भी इस हवाले से बात हुई भी है। डिस्चार्ज ट्यूब में क्या क्या होता है भाई? डिस्चार्ज ट्यूब में एक हाई वोल्टेज सोर्स होता है। ठीक है, हाई वोल्टेज का सोर्स होता है सबसे पहले आपके पास, और लो प्रेशर पे एक गैस होती है। ये दो चीज़ें डिस्चार्ज ट्यूब के लिए बड़ी नेसेसरी होती हैं, और ये दो चीज़ें डिस्चार्ज ट्यूब में होती हैं। अब ये आपके पास कैथोड है। ठीक है, आपने क्या किया, आपने सर्किट लगाने के बाद, ये एनोड है ये कैथोड है, सर्किट लगाने के बाद सर्किट ऑन किया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके आते हैं कैथोड पर। कैथोड से आने के बाद ये कैथोड रेज निकल कर जाती हैं, हिट होती हैं एनोड पर। अच्छा, एक बात याद रखनी है क्या, कि कैथोड रेज कैथोड रेज आर वेरी हाई एनर्जी रेज। कैथोड रेज जो है वो बहुत ही हाई एनर्जी की रेडिएशंस होती। अच्छा, इस वजह से क्या होता है कि अच्छा, इस एनोड में भी एटम्स तो होंगे ना भाई, एटम तो हर चीज में होते हैं, तो एटम तो इसमें भी होंगे। अब मान लो कि ये कैथोड रेज थी, और यहाँ पर ये एक मेरे पास एटम है, और मैं इस एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये इसका पहला शेल, ये इसका दूसरा शेल, और ये इसका तीसरा शेल। ठीक है, अभी इस ये एनोड का एटम है, ठीक है ना, एनोड में मौजूद एटम्स हैं। अब इस एनोड में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब कोई कैथोड रे आती है, बहुत फास्ट मूविंग रे, और वो आकर इस इलेक्ट्रॉन से टकराकर इस इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकाल देती है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को, बीच वाले शेल के इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकाल दिया। तो अब यहां पर आपके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस जगह पर आपके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस जगह से इलेक्ट्रॉन आपके पास से जा चुका है। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के नीचे वाले शेल में जाने की वजह से ये एटम हो जाएगा अनस्टेबल। सर क्यों अनस्टेबल हो जाएगा? भाई देखो, बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन है लेकिन अंदर नहीं है, तो इस वजह से एटम हो जाएगा अनस्टेबल। अब इस अनस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए जो बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन है वो आएगा नीचे वाले शेल की तरफ। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जो बाहर वाला शेल है, इस शेल की एनर्जी फॉर एग्जांपल है 60, और अंदर वाले शेल की एनर्जी है 40। तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर नीचे वाले 40 के शेल में आना है, तो इस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से कुछ एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। कुछ एनर्जी फोटॉन्स, इसको हम कहते हैं एनर्जी फोटॉन। ये क्या कहलाता है हमारे पास? ये कहलाता है एनर्जी फोटॉन। इसको ये रिलीज करना पड़ेगा। ये जो एनर्जी फोटॉन होता है, ये जो एनर्जी वेव्स होती हैं जो इस एटम इसमें से निकलती हैं इलेक्ट्रॉन के नीचे आने पर, इन रेज को हम कहते हैं एक्स रेज। बात समझ में आई?
बेटा एक्सरेज की डिस्कवरी समझ में आई? जी सर। ठीक है। अच्छा, अब एक्सरेज की डिस्कवरी के बाद जब एक्सरे डिस्कवर हो गए तो एक साइंटिस्ट थे हेनरी मोजले, उन्होंने एक्सरेज की ही मदद से हेनरी मोजले ने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया। इन्होंने क्या किया, हेनरी मोजले ने अलग अलग एनोड रख के देखे। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने अलग अलग एनोड रखे और एक्सपेरिमेंट कराया। अच्छा, अलग अलग एनोड रखने पर इनको हर बार जो ये एक्स रेज प्रोड्यूस हो रही थी ना, उनकी वेवलेंथ अलग मिल रही थी। वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज वेरी विद एनोड। जैसे ही हम एनोड चेंज करते थे, किसी दूसरे मटेरियल का, किसी दूसरे एलिमेंट का एनोड लगाते थे, तो जो एक्स रेज निकलती थी उनकी वेवलेंथ चेंज हो जाती थी। रिलेशन क्या था कि बाय इंक्रीजिंग पॉजिटिव चार्ज, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था, वेवलेंथ जो थी एक्स रेज की वो डिक्रीज हो रही थी। वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज डिक्रीज, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था वैसे वैसे वेवलेंथ डिक्रीज हो रही थी। मतलब क्या है कहने का, इसको एग्जांपल से समझा देता हूं। देखो, मिसाल के तौर पर आयरन का एलिमेंट लिया जिसका एटॉमिक नंबर होता है 26, और एल्यूमिनियम का एलिमेंट लिया जिसका एटॉमिक नंबर होता है 13। अब एल्यूमिनियम की सूरत में जो एक्स रेज निकली, एनोड बनाया एक मरतबा एल्यूमिनियम का, एक मरतबा आयरन का। एल्यूमिनियम की सूरत में जो एक्स रेज निकली उनकी वेवलेंथ ऐसी थी, बड़ी, ठीक है। और आयरन की सूरत में जो वेवलेंथ निकली उनकी वेवलेंथ छोटी थी, ऐसी। ये इन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है ना। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था, यानी कि पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने का मतलब है इंक्रीजिंग पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग पॉजिटिव चार्ज का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन का बढ़ना, ठीक है। हेनरी मोजले वो दुनिया का पहला साइंटिस्ट था जिसने एटॉमिक नंबर के लिए, सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिए लव्स एटॉमिक नंबर का इस्तेमाल किया था। इसने कहा जैसे जैसे मैं एटॉमिक नंबर बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे वेवलेंथ छोटी होती जा रही है। अच्छा, एटॉमिक, जैसे जैसे मैं एटॉमिक नंबर बढ़ा रहा हूं का मतलब, इसने ब्रैकेट में लिखा एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना, और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एटम में सिर्फ एक ही वजह से होते हैं, वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो वहां से हमें पता चला कि एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स मास पर डिपेंड नहीं करती, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती। क्लियर हुआ बेटा? जी सर। अच्छा, अब बात करेंगे हम रदरफोर्ड के गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट की। रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, और ये जो रदरफोर्ड साहब का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट है, बड़ा मशहूर ज़माना एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि इसी एक्सपेरिमेंट से एटम में न्यूक्लियस होता है, ये हमें पता चला। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इसी एक्सपेरिमेंट से हुई, और इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल भी दिया, और वो एटॉमिक मॉडल किसी हद तक हम आज भी फॉलो करते हैं और सही मानते भी हैं कुछ चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये जो गोल्ड फॉइल है, ये गोल्ड फॉइल क्या चीज़ है। देखो, आप लोगों ने मिठाई पर, खीर पर, इस तरह की जो स्वीट डिशेस हैं, इन स्वीट डिशेस पर आपने एक सिल्वर कलर की पन्नी चढ़ी हुई देखी है, चांदी का वर्क कहते हैं उसे उर्दू में। जी जी सर। सर। अच्छा, कभी उसे हाथ में लिया हो तो आप लोग को एहसास होगा कि वो बहुत बहुत हल्की होती है।
मतलब जरा सा अगर आप हाथों से उसको जैसे कह सकते हैं कि अगर बगैर तहम्मुल के आप उसको हैंडल कर लें तो वो फट जाती है, खराब हो जाती है। ऐसा ही है, कभी हाथ में लेके देखा उसको, फील किया जी है? सर। बहुत जी सॉफ्ट। सर। तो रदरफोर्ड साहब ने वो गोल्ड फॉइल ली, और वो गोल्ड फॉइल लेने के बाद इन्होंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। एक्सपेरिमेंट क्या परफॉर्म किया रदरफोर्ड साहब ने? अब यहां पर देखो, इन्होंने इस पर गोल्ड फॉइल यहां सामने रखी है, और गोल्ड फॉइल यहां सामने रखकर इसके चारों तरफ इन्होंने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी। ठीक है, गोल्ड फॉइल यहां रखकर इसके चारों तरफ यहां पर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी इन्होंने। अच्छा, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन क्यों लगाई? क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट पे इन्होंने इनविजिबल रेडिएशन का इस्तेमाल किया है, दैट इज अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा रेज का इस्तेमाल किया है। अब वो आंखों से तो नजर आती नहीं है, तो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर टकराएंगी तो हमें फील होगा, हम उसे महसूस कर पाएंगे, इसलिए इन्होंने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी। अब इस गोल्ड फॉइल के बिल्कुल यहाँ सामने की तरफ इन्होंने ये अल्फा रेज का सैंपल रखा, और इस अल्फा रेज में यहाँ पर चारों तरफ जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी। उसके बाद क्या किया इन्होंने? इस अल्फा रे के सोर्स से अल्फा रे को हिट किया टुवर्ड्स दैट गोल्ड फॉइल। ठीक है, अब इस गोल्ड फॉइल में से ज्यादातर रेडिएशन पास हो गई और सीधे सीधे जाकर, आप देख सकते हो कि सीधे सीधे जाकर बिना किसी रुकावट के स्क्रीन से टकरा गई। सही है। कुछ ऐसी रेडिएशंस थी जो लार्ज एंगल्स पर बेंट हो गई, कुछ ऐसी रेडिएशन थी जो टकराकर यहां वापसी की तरफ आ गई। अब ये सब क्या हुआ, क्यों हुआ सर? इसके लिए मैं यहाँ पर एक सिंपल डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। ये 3D प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल डायग्राम थी ताकि आप एक्सपेरिमेंटेशन को समझ पाएं, और यहाँ पर मैं कोशिश करके एक इजी डायग्राम आपके सामने बना लेता हूँ ताकि आपके लिए जरा सी बात को समझना आसान हो जाए। ये एक एटम है जो इस गोल्ड फॉइल में होगा। ठीक है, रदरफोर्ड को ये एटम नजर नहीं आया, ना रदरफोर्ड को अल्फा रेज नजर आई। रदरफोर्ड को सिर्फ और सिर्फ वो रिजल्ट नजर आया है जो इसको स्क्रीन पे मिला है। ठीक है, ये एक एटम है मान लीजिए। अब इसके चारों तरफ रदरफोर्ड ने स्क्रीन लगाई हुई है। ठीक है ना, इसके यहाँ चारों तरफ स्क्रीन लगी हुई है ताकि कोई इनविजिबल रेडिएशन आएगी, टकराएगी तो पता चलेगा। अब इसके ऊपर रदरफोर्ड ने अल्फा रेज को पास किया, यानी कि ये पूरा एक्सपेरिमेंट अब यहाँ पे समझा रहा हूँ। अब इधर से अल्फा रेज गई, इनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आई, सीधे जाके स्क्रीन से टकरा गई। इधर से अल्फा रेज गई, इनके रास्ते में कोई नहीं आया, सीधे जाके टकरा गई। इधर से अल्फा रेज गई, इनके रास्ते में कोई नहीं आया, टकरा गई पीछे जाके। फिर इधर भी ऐसे ही हुआ, इधर भी ऐसे ही हुआ, और ये यहाँ पर पीछे जाके टकरा गई। ठीक है, अब देखने वाली बात क्या है, कुछ रेडिएशंस ऐसी थी जो यहां से निकली और टकराकर इस तरफ बेंट हो गई। कुछ रेडिएशंस ऐसी थी जो टकराकर इस तरफ बेंट हुई। कुछ रेडिएशंस ऐसी थी जो टकराकर यू बेंट हुई, पीछे की तरफ आ गई। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं कैरम बोर्ड की। कैरम तो सबने खेला होगा। देखो, अगर कैरम के सेंटर में मैं स्ट्राइकर को ग्लू से चिपका दूं, ठीक है, और ग्लू से चिपकाने के बाद एक क्वीन लूं छोटी, और उससे इस स्ट्राइकर के इस कॉर्नर पे हिट करूं, क्या होगा? क्वीन वापस आ जाएगी शायद। बेटा सेंटर में हिट नहीं कर रहा हूँ, कोने में हिट कर रहा हूँ। कैरम खेलना आज घर में बैठ के ना। नहीं तो फिर चलिए, नहीं सर मैंने खेला है। तो यहाँ पे टकराकर ये इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, कट हो जाएगी।
इसी तरीके से अगर मैं, क्योंकि यहाँ पर स्ट्राइकर फिक्स हुआ है ना, गोंद से चिपकाया हुआ है, अब इसको मैंने यहाँ पर लेके गया और यहाँ पर हिट किया, अब क्या होगा, ये दोबारा इससे टकराकर ये यहाँ पर बेंड हो जाएगी। अब अगर मैं यही काम ऐसा करूं कि क्वीन को मैं बिल्कुल सीधे इसी रास्ते पे भेजूं और बिल्कुल सेंटर पे हिट करूं स्ट्राइकर के, तो वो टकराकर वापस आ जाएगी। ऐसा ही होगा। जी सर। तो बस देख जी लो सर। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब इस सारी चीजों के बाद रदरफोर्ड साहब कुछ नतीजों पर पहुंचे, ठीक है। वो नतीजे क्या थे, वो नतीजे अब हम यहां पर बारी बारी लिख लेते हैं। भाई चूंकि ज्यादातर रेडिएशंस पीछे चली गई बिना किसी चीज से टकराए, तो इन्होंने कहा मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम, किसी एटम में ज्यादातर जो हिस्सा होता है वो खाली होता है, इज एम्प्टी, ठीक है, ज्यादातर हिस्सा खाली होता है। अच्छा, दूसरे पॉइंट में क्या कहा इन्होंने, देयर एग्जिस्ट समथिंग very dense in the center of the atom। एटम के सेंटर में कोई बहुत ही भारी चीज मौजूद है, ठीक है। अच्छा, भारी चीज मौजूद है, ये इनको कैसे पता चला, सम अल्फा रेज, कुछ जो अल्फा रेडिएशंस थी are deviated from their path, ज्यादातर जो अल्फा रेस थी वो अपने रास्ते से भटक गई, शोइंग देयर एग्जिस्ट समथिंग वेरी हैवी इन द न्यूक्लियस, इन द सेंटर। सेंटर में कोई बहुत ही भारी चीज है, ये इस बात से जाहिर होता है। इसके बाद इन्होंने चौथी बात ये कही कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है चारों तरफ, अच्छा, कंटिन्यूअसली। अब बात ये है कि सर चले, ये इनविजिबल रेडिएशन नजर नहीं आई, एटम नजर नहीं आया, इनको ये धब्बे नजर आए, इन धब्बों से ये पहचान गए कि ये सब हुआ, इन धब्बों की बुनियाद पर इन्होंने ये सारे नतीजे अखज किए, निकाले, सब मान लिया आपकी बात सर। लेकिन एक सवाल है, इलेक्ट्रॉन तो इनको नजर नहीं आया, इलेक्ट्रॉन का तो कोई धब्बा भी नहीं आया, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में इतनी बड़ी बात इन्होंने कैसे कह दी। तो इसका जवाब मैं देता हूं बेटा, अगर बैटरी के, कोई बैटरी हो, उस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एक तार ले जाओ और पॉजिटिव टर्मिनल से एक तार ले जाओ, दोनों को छील कर एक दूसरे से जोड़ दो बिना किसी बल्ब के, क्या होगा पता है, टकराओगे जब दोनों तार को, क्या होगा पता है, जल्दी बताओ, यस या नो। नो। बेटा स्पार्क होगा। अक्सर आप लोगों ने टीवी वगैरह में देखा होगा, दो तार एक दूसरे से जुड़ते हैं तो चिंगारी उठती है ना, स्पार्क होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि एक तार नेगेटिव साइड पर होता है, एक तार नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड पर होता है, और वो डायरेक्टली एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो इस तरीके से स्पार्क होता है। तो अल्फा रेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा, अल्फा रेस पर होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। जब अल्फा रेस यहाँ से गुजरी ना, तो मुसलसल इन्होंने देखा कि इनको एक मरतबा यहाँ स्पार्क मिला, एक मरतबा यहाँ स्पार्क मिला, यहाँ स्पार्क मिला, यहाँ स्पार्क मिला, यहाँ स्पार्क मिला,
इस तरीके से मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ पॉइंट्स पर इनको स्पार्क मिलता गया। इन्होंने हर स्पार्क के पॉइंट को एक डॉट से नाप लिया, इन्होंने हर स्पार्क के पॉइंट को एक डॉट से नाप लिया, सिर्फ एक जब पीछे का हिस्सा छूट गया। जब इन्होंने देखा कि जब इन्होंने ये सारे डॉट्स को, स्पार्क के सारे डॉट्स को आपस में जोड़ा तो ये एक सर्कल बन गया। तो उससे इनको पता चला कि एटम जो है, एटम में जो है वो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता रहता है। इज दैट क्लियर? यस सर। जी सर। अच्छा जी, लास्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज जस्ट लाइक सोलर सिस्टम। यहां पर आकर तो सारी बात ही खत्म हो जाती है। एटम का स्ट्रक्चर बिल्कुल सोलर सिस्टम जैसा है। अब सोलर सिस्टम के स्ट्रक्चर से तो आप सब वाकिफ हैं। सेंटर में सन होता है और सन के चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है ना? सन के चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं और सेंटर में सन होता है। तो एटम का स्ट्रक्चर भी तो ऐसा ही है कि सेंटर में न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। देखो, सही कह रहा हूं? जी जी सर। सर। क्लियर हो गई बात? कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। ठीक है बेटा, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी बात इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में होगी। अल्लाह हाफिज।